सिग्नलिंग के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे जीपीसीआर सिग्नलिंग और हमने उसमें रोडोप्सिन सिग्नलिंग एक देखी थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीपीसीआर की वो सिग्नलिंग जिसके अंदर एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम काम आता है, यानी जिसके अंदर साइक्लिक एएमपी बनता है। आपको ये पता है कि जो जीपीसीआर के अंदर जी प्रोटीन होता है वो हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन होता है और इसकी एक जो अल्फा सब यूनिट है उस अल्फा सब यूनिट की डिफरेंट क्लासेज होती है। इनहिबिटरी क्लास है, स्टिमुलेटरी क्लास है। आज हम स्टिमुलेटरी क्लास की सिग्नलिंग देखने वाले हैं जिसके अंदर एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम साइक्लिक एएमपी बनाता है। साइक्लिक एएमपी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मैसेंजर है। लगभग सारे टाइप की मेमेलियन सेल्स के अंदर इसकी सिग्नलिंग होती है और वाइड वैरायटी ऑफ सिग्नलिंग को कंट्रोल करता है। साइक्लिक एएमपी बेसिकली प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है और प्रोटीन काइनेज ए सीधे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। इवन ये जीन लेवल के ऊपर एक्सप्रेशन भी कराता है। तो बहुत सिंपल सी, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव सिग्नलिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइक्लिक एएमपी सिग्नलिंग और साइक्लिक एएमपी मीडिएटेड सिग्नलिंग, ऐसी सिग्नलिंग जिसके अंदर साइक्लिक एएमपी इन्वॉल्व होता है। बेसिकली हमारे पास जी प्रोटीन की अल्फा सब यूनिट है और इस अल्फा सब यूनिट में भी स्टिमुलेटरी सब यूनिट है। हम उसको लेकर के आज बात करेंगे। यहां जो पूरी सिग्नलिंग होने वाली है उस सिग्नलिंग के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन कौन से हैं, पहले वो समझते हैं। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। तो इस सिग्नलिंग के अंदर जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो होना चाहिए एक जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जीपीसीआर, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इस सिग्नलिंग के अंदर जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो होना चाहिए जी अल्फा स्टिमुलेटरी सब यूनिट, जी अल्फा स्टिमुलेटरी सब यूनिट। इसके बारे में भी हम थोड़ी बातें कर चुके हैं पहले। देन उसके बाद में यहां पर जो लाइगेंड होगा, वैसे तो लाइगेंड बहुत सारे होते हैं लेकिन अभी यहां हमारे पास लाइगेंड के लिए एक तो काम आएगा एपिनेफ्रिन और एक यहां काम आएगा ग्लूकागोन। तो एपिनेफ्रिन एंड ग्लूकागोन ये दोनों के दोनों लाइगेंड है। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं जी अल्फा स्टिमुलेटरी यूनिट को। जी अल्फा स्टिमुलेटरी यूनिट इसको एक्टिवेट करते हैं और यहीं पर दो और टाइप के एंजाइम हैं। एक का नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन E1। अभी अपन वापस बात करेंगे तब मैं आपको वापस बता दूंगा। प्रोस्टाग्लैंडिन E1 और इसके साथ साथ एडिनोसिन। प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एंड एडिनोसिन ये दोनों के दोनों एक्टिवेट करते हैं जी अल्फा इनहिबिटरी को। जी अल्फा इनहिबिटरी अगर एक्टिवेट होगी तो ये अपोजिट काम करेगी जी अल्फा स्टिमुलेटरी के। इतना तो सिंपल सी बात अपने को समझ में आती है कि यदि जी अल्फा एस सब यूनिट एक्टिवेट होगी तो वो अपना कोई काम करेगी और जी अल्फा आई होगी तो वो अपना अलग काम करेगी। इसलिए यहां पर ये थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। नाउ लाइगेंड इंपॉर्टेंट हो गया, जी अल्फा एस सब यूनिट इंपॉर्टेंट होगी। उसके बाद में एक एंजाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है एडिनाइलेट, या इसको एडिनाइलिल भी बोलते हैं, साइक्लेज, एडिनाइलिल साइक्लेज या एडिनाइलिल साइक्लेज भी बोलते हैं। इसके अलावा यहां पर काम आएगी साइक्लिक एएमपी। बस ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहेंगे इस सिग्नलिंग के बारे में।
चलिए मैं कुछ चीजें आपको ओरली बोल के लिखा देता हूं, आपके काम आएंगी, आप जरूर नोट डाउन करिए इनको। सबसे पहले लिखिए एक लाइन, लिखिए कि मोस्ट ऑफ द मैमेलियन सेल्स, मोस्ट ऑफ द मैमेलियन सेल्स most of the mammalian cells regulate metabolism, synthesis of hormone, and muscle contraction via cyclic AMP mediated signaling, मेटाबॉलिज्म भी आ जाएगा, मतलब कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन, फैटी एसिड्स का ब्रेकडाउन, ये भी आ जाएगा, और हार्मोन सिंथेसिस भी आ जाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो भी आ जाएगा। अब इस सिग्नलिंग के अंदर एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम है, इसकी तो इंपॉर्टेंट रोल रहेगा ही रहेगा। हम एक बार के लिए दो कंडीशंस कंसीडर करते हैं। हमारे पास में पहली कंडीशन है जहां पर ब्लड के अंदर शुगर का लेवल कम हो गया। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि काफी सारी चीजों से हमें यहां समझ में आ जाएगा कि जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सिग्नलिंग होनी चाहिए। तो हमारे पास कंडीशन 1 है, कंडीशन 1, और कंडीशन 1 है कि ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप हो जाता है, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल ड्रॉप हो गया। और एक हमारे पास में कंडीशन 2 है, कंडीशन 2, और ये कंडीशन 2 हमारी है कि सडनली कोई हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ गई जिसमें हमें घबराहट होने लग गई, डर लगने लग गया, यानी सडन डेंजर वाली कंडीशन, सडन डेंजर, जहां से हमको भागना पड़ेगा, स्केप करना पड़ेगा, है ना, ऐसी टाइप की कोई कंडीशन आ गई हमारे सामने। अब दोनों कंडीशन में बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो है एनर्जी रिक्वायरमेंट। अब एनर्जी का मतलब यहां पर एक सबसे सिंपल फॉर्म होगी ग्लूकोज, बॉडी को तुरंत ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी नीडेड या एनर्जी रिक्वायर्ड, पहली कंडीशन में भी और दूसरी कंडीशन में भी एनर्जी रिक्वायर्ड या ग्लूकोज रिक्वायर्ड। अब ये बात तो हो गई हमारे पास में कि भाई जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग एनर्जी चाहिए। एनर्जी आएगी कहां से? एनर्जी हमारे पास या ग्लूकोज हमारे पास आएगा या तो मसल सेल से या आएगा लीवर सेल से, क्योंकि दोनों के अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में यहां ग्लूकोज इकट्ठा रहता है। तो हमारे पास इस सिग्नलिंग के अंदर या तो मसल सेल और या लीवर सेल, मसल सेल एंड लीवर सेल की जरूरत है। और इस कंडीशन में भी मसल सेल एंड लीवर सेल के अंदर ये सिग्नलिंग चलने वाली है, मसल सेल में भी चलेगी, लीवर सेल के अंदर भी चलेगी। एक मसल सेल के ऊपर अलग तरीके का जीपीसीआर होता है और एक लीवर सेल के ऊपर अलग तरीके का जीपीसीआर होता है। हालांकि दोनों के दोनों जीपीसीआर होने को अलग है और दोनों अलग अलग लाइगेंड के साथ बाइंड करेंगे, लेकिन दोनों का अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलेगा?
दोनों का अल्टीमेट रिजल्ट यही निकलने वाला है कि भाई ग्लूकोज रिलीज होगा। मसल सेल एंड लीवर सेल दोनों के ऊपर, दोनों के ही ऊपर ग्लूकागोन एंड एपिनेफ्रिन, और इस कंडीशन में भी ग्लूकागोन एंड एपिनेफ्रिन हार्मोन लाइगेंड की तरह काम करते हैं। ये दोनों लाइगेंड है और ये दोनों लाइगेंड है, ये दोनों ही लाइगेंड की तरह काम करेंगे। अब जो ग्लूकागोन होता है वो कहां से रिलीज होगा? तो ये रिलीज होगा, रिलीज्ड बाय अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रिएटिक आइलेट्स। पैनक्रिएटिक आइलेट्स है, उनकी अल्फा सेल्स है, वो ग्लूकागोन रिलीज करेगी। और जो एपिनेफ्रिन है, ये एपिनेफ्रिन कहां से रिलीज होगा? इन केस ऑफ एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन रिलीज होता है कॉर्टिकल सेल्स से। एपिनेफ्रिन कहां से रिलीज हो जाएगा? अपना सिंपल कॉर्टिकल सेल। सो बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड से ये रिलीज होगा। एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो हमारे पास में सिचुएशन आ गई। सिचुएशन क्या है? ब्लड शुगर लेवल डाउन हो गया, सडन डेंजर आ गया। दोनों कंडीशन में से एनर्जी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट आ गई। दोनों कंडीशन में कौन सी सेल्स में सिग्नलिंग चलेगी? वो दोनों सिग्नलिंग वाली सेल आ गई। दोनों कंडीशन के अंदर जो ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन है वो लाइगेंड की तरह काम करेंगे, वो आ गया। और उसके बाद में ग्लूकागोन कहां से रिलीज होता है, एपिनेफ्रिन कहां से रिलीज होता है, वो चीज भी हमारे पास में आ गई। अब इतनी सी बात तो सिंपल सी है कि जो ग्लूकागोन है, ग्लूकागोन वो कंडीशन 1 में काम आता है, वर्क इन कंडीशन 1। और जो एपिनेफ्रिन है वो काम आता है कंडीशन 2 के अंदर। जो अभी अपन ने ऊपर लिखी ना, वो वाली बात हो रही है कंडीशन 2। बट दोनों ही का अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? अल्टीमेट रिजल्ट यही है कि ग्लूकोज लेवल बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है। ये हमारे पास में सिग्नलिंग के लिए लाइगेंड की बात और सेल की बात हो गई। हम बात करेंगे 2 टाइप की सेल की और 2 टाइप के लाइगेंड की। अब आगे हम बात करते हैं ऐसे हॉर्मोन्स की जो कि इसके उल्टे काम करते हैं। आप नोट डाल के लिखिएगा कि 2 टाइप के हॉर्मोन्स है। पहला हार्मोन है प्रोस्टाग्लैंडिन E1, प्रोस्टाग्लैंडिन E1। और दूसरा हार्मोन जो है वो है एडिनोसिन। एडिनोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एंड एडिनोसिन, ये दोनों के दोनों हार्मोन एक्टिवेट करते हैं जी अल्फा इनहिबिटरी सब यूनिट को। जी अल्फा इनहिबिटरी सब यूनिट होगी तो ये काम करेगी अपोजिट टू जी अल्फा स्टिमुलेटरी। और अगर ये काम करेगी तो अल्टीमेटली एक्टिवेशन ऑफ जी अल्फा सब यूनिट से, इनहिबिटरी सब यूनिट से ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होने वाला है। बस, तो ये एक बार के लिए इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं एक एंजाइम की, और उस एंजाइम का नाम है एडिनाइलेट साइक्लेज। एडिनाइलेट
साइक्लेज, यही एंजाइम काम आएगा। तो इसको एक्टिवेट कराना है, जी अल्फा स्टिमुलेटरी सब यूनिट है, इसको एक्टिवेट कराएगी। तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। लेट सपोज कि ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर 12 टाइम्स ये हार्मोन स्पान करता है, 12 टाइम्स। तो आप यूं लगा लीजिए कि ये हो गया एक बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, 12 टाइम्स, ठीक है। देन इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को ये तो पता है कि जो एडिनाइलेट साइक्लेज है, इस एडिनाइलेट साइक्लेज का काम क्या है। एडिनाइलेट साइक्लेज बेसिकली एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करेगा, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में। ये प्रोटीन एक एंजाइम है और एंजाइम के अंदर एक साइट ऐसी होती है बेसिकली जहां से वो अपना काम कर सकता है। तो वो साइट यहां कहां है, एक तो सी टर्मिनस के पास में, यहां पर जो एमिनो एसिड्स हैं, सी टर्मिनस के पास वाले ये एमिनो एसिड्स, और इसके साथ साथ जो छठे और सातवें डोमेन के बीच, 1 2 3 4 5 6, छठे और सातवें डोमेन के बीच में ये जो एरिया या ये एमिनो एसिड का सीक्वेंस है, इन्हें कहते हैं कैटालिटिक डोमेन। ये और ये दोनों के दोनों कैटालिटिक डोमेन है, कैटालिटिक डोमेन। कैटालिटिक डोमेन होने का मतलब आप ये समझ लीजिए कि भाई एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करने का काम यहीं पर होगा। एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करने का काम यहां पे किया जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास में एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम के बारे में एक स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। अभी हम थोड़ी सी और चर्चा करते हैं इसके बारे में। एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम मैमेलियन सेल्स के अंदर देखें तो ये टोटल 8 टाइप के होते हैं, 8 आइसोफॉर्म्स, 8 आइसोफॉर्म्स मिलती है इस एंजाइम की। दूसरा, जितनी भी है ऑल आर 12 टाइम्स, ऑल आर 12 टाइम्स ट्रांसमेम्ब्रेन फॉर्म्स। सारी की सारी जो है वो 12 टाइम्स मेम्ब्रेन को फॉर्म जो है वो स्पैन करती है, ट्रांसमेम्ब्रेन को। अब इसके अलावा बात आती है कि भाई ये एक्टिवेट कैसे होता है। तो इसको एक्टिवेट किया जाता है 2 तरीके से। पहला तरीका, एक तो जी प्रोटीन की अल्फा स्टिमुलेटरी सब यूनिट है, और एक प्लांट्स में बनने वाला डाइटरपीन है। उस डाइटरपीन का नाम है फोर्सकोलिन। फोर्सकोलिन एक टाइप का डाइटरपीन है। ये फोर्सकोलिन डाइटरपीन और जी अल्फा स्टिमुलेटरी सब यूनिट, ये दोनों एक्टिवेट करती हैं, एक्टिवेट एडिनाइलेट साइक्लेज। तो ये बात हो गई एडिनाइलेट साइक्लेज के बारे में।
एडिनाइलेट साइक्लेज सिंपल वापस समझिए, एक ऐसा मेम्ब्रेन प्रोटीन एंजाइम है जो मेम्ब्रेन को 12 टाइम्स स्पैन करता है। इसके छठे और सातवें जो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है उनके बीच का एरिया, बीच का अमीनो एसिड सीक्वेंस और सी टर्मिनस के पास में जो एमिनो एसिड का सीक्वेंस है वहां पर होती है इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी। 8 आइसोफॉर्म्स पता है, सारी की सारी 12 टाइम्स मेम्ब्रेन को स्पैन करती है और इसको एक्टिवेट किया जाता है GS और फोर्स्कोलिन द्वारा, G अल्फा S और फोर्स्कोलिन द्वारा। इतनी करने के बाद जब ये अपना काम करेगा तो अपना काम करके ये बना देगा या ये प्रोड्यूस करवाएगा साइक्लिक AMP। तो हमारे पास में नेक्स्ट एक कंपोनेंट है साइक्लिक AMP। साइक्लिक AMP, साइक्लिक AMP वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सेकेंडरी मैसेंजर है। मोस्ट कॉमन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सेकेंडरी मैसेंजर होता है। ये साइक्लिक AMP बेसिकली पोलर नेचर का है। ऑब्वियस सी बात है, इसे साइटोप्लाज्म के अंदर घूमना फिरना है, इसको साइटोप्लाज्म के अंदर जाकर के ट्रेवल करना है, तो ये पोलर नेचर का तो होना चाहिए। ठीक है, तो साइक्लिक AMP के बारे में आपको ये दो बातें याद रखनी है, बस इतना बहुत है अपने लिए। नाउ साइक्लिक AMP एक प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, इस प्रोटीन का नाम है प्रोटीन काइनेज A। साइक्लिक AMP के जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे फंक्शन प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट करने के बाद होते हैं। मतलब साइक्लिक AMP अपने सारे के सारे जो इफेक्ट्स हैं, रेस्पॉन्सेज हैं, वो प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट करा के करती है। तो आप एक लाइन लिखिएगा, ये बहुत जरूरी है, लिखिए ऑल द diverse effects of cyclic AMP, all the diverse effect of cyclic AMP are mediated by the activation of protein kinase A, by the activation of protein kinase A. Hence it is also known as cyclic AMP dependent protein kinase. Hence it is also known as cyclic AMP dependent protein kinase. तो प्रोटीन काइनेज A को ही हम cyclic AMP dependent protein kinase भी कहते हैं। अब हम इस प्रोटीन काइनेज A की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर, क्योंकि ये समझ लेना बहुत जरूरी है। साइक्लिक AMP प्रोटीन काइनेज A, इसकी स्ट्रक्चर हम दो कंडीशन में देखते हैं, इनएक्टिव कंडीशन। जब ये अपनी इनएक्टिव कंडीशन के अंदर होता है तब ये एक टेट्रामर होगा और हेटेरोटेट्रामर होगा, और जब ये एक्टिव कंडीशन में होगा तो इसके मोनोमर यूनिट सेपरेट होंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले दो सब यूनिट है और इन सब यूनिट को कहते हैं रेगुलेटरी सब यूनिट या इनहिबिटरी सब यूनिट। यह है R फॉर रेगुलेटरी, R फॉर इनहिबिटरी, ये सब यूनिट्स हैं। इन दोनों सब यूनिट के पास कुछ इंपॉर्टेंट डोमेन्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दोनों सब यूनिट के पास दो जगह पे साइक्लिक AMP के बाइंड करने की साइट है। दोनों ही सब यूनिट के पास
साइक्लिक एएमपी बाइंडिंग साइट है। इन साइक्लिक एएमपी बाइंडिंग साइट को कहते हैं CNBA और इसे कहते हैं CNBB। ये साइक्लिक एएमपी न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट है, साइक्लिक एएमपी न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट। इसी प्रकार दूसरी वाली जो रेगुलेटरी सब यूनिट है, इसके पास भी CNBA और CNBB सब यूनिट्स हैं। तो इतनी बात तो हो गई हमारे पास रेगुलेटरी सब यूनिट के बारे में। अभी तो खास बात, इन दोनों रेगुलेटरी सब यूनिट के पास में एक एक साइट और है, इसे कहते हैं स्यूडो सबस्ट्रेट डोमेन। जो ये वाला पार्ट हम बना रहे हैं यहां पे, स्यूडो सबस्ट्रेट डोमेन वाला, वो स्यूडो सबस्ट्रेट डोमेन है, उसको ध्यान से समझिए। यहां पर एक डोमेन है, यहां पर एक एरिया है एमिनो एसिड्स का, इसे कहते हैं स्यूडो सबस्ट्रेट डोमेन, स्यूडो सबस्ट्रेट डोमेन। ठीक है, और इसके पास ये दूसरा जो है, मतलब ये भी स्यूडो सबस्ट्रेट डोमेन होता है। स्यूडो सबस्ट्रेट डोमेन क्यों इंपॉर्टेंट है? स्यूडो सबस्ट्रेट डोमेन बाइंड करता है कैटालिटिक सब यूनिट से। ये वाला डोमेन एक कैटालिटिक सब यूनिट के साथ बाइंड करता है, ये है कैटालिटिक सब यूनिट। कैटालिटिक सब यूनिट, और इधर भी ये रेगुलेटरी यूनिट भी बाइंड करती है कैटालिटिक सब यूनिट के साथ, कैटालिटिक सब यूनिट। तो ये इतनी बात क्लियर हुई। टोटल हमारे पास में आ गए 4 सब यूनिट्स, 2 रेगुलेटरी 2 कैटालिटिक। तो रेगुलेटरी कैटालिटिक 2 सब यूनिट्स हैं। ये हो गया इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन काइनेज ए। अब इस इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सिंपली साइक्लिक एएमपी वो लानी पड़ेगी। साइक्लिक एएमपी जब आएगी तो साइक्लिक एएमपी अपने डोमेन के साथ बाइंड होगी। उन डोमेन का नाम है साइक्लिक एएमपी न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन ए एंड साइक्लिक एएमपी न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन बी। इन दोनों डोमेन्स के साथ में साइक्लिक एएमपी बाइंड होगी। जब साइक्लिक एएमपी इन दोनों डोमेन के साथ में बाइंड होती है तो ये रेगुलेटरी सब यूनिट में कंफर्मेशन चेंजेस आते हैं, और ये कंफर्मेशन चेंजेस स्यूडो सबस्ट्रेट डोमेन में भी आते हैं। यहां पर आकर के बाइंड हो गई साइक्लिक एएमपी, ये साइक्लिक एएमपी, और ये इधर भी साइक्लिक एएमपी। ऐसे ही यहां पर भी साइक्लिक एएमपी, यहां पर भी साइक्लिक एएमपी। जब साइक्लिक एएमपी आकर के बाइंड हुई तो पता चलता है कि कैटालिटिक सब यूनिट है वो दोनों की दोनों सेपरेट हो गई। C स्टैंड्स फॉर कैटालिटिक, तो कैटालिटिक सब यूनिट है वो सेपरेट हो गई। ये कैटालिटिक सब यूनिट सेपरेट हो गई है। अब ये जाकर के आगे फर्दर एंजाइम को फॉस्फोराइलेट करेगी। कोई एंजाइम होगा, और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं बेसिकली, तो उस एंजाइम को फॉस्फोराइलेट करेगी। इन एंजाइम के फॉस्फोराइलेशन से हो सकता है कि वो एंजाइम एक्टिवेट हो जाए, हो सकता है वो इनएक्टिवेट हो जाए। अब आप एक बार वापस से पूरी कहानी समझने की और सुनने की कोशिश करना कि हमारे पास में प्रोटीन काइनेज ए नाम का एक एंजाइम होता है। प्रोटीन काइनेज ए है वो साइक्लिक एएमपी के बाइंड होने से ही एक्टिवेट होता है।
प्रोटीन काइनेज ए में दो रेगुलेटरी सब यूनिट होती है, दोनों रेगुलेटरी सब यूनिट के साथ में साइक्लिक एएमपी न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग ए साइट और साइक्लिक एएमपी न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग बी साइट होती है। इन दोनों साइट के ऊपर साइक्लिक एएमपी बाइंड होगा। इसी के साथ रेगुलेटरी सब यूनिट के पास में स्यूडो सबस्ट्रेट डोमेन नाम का एक डोमेन होता है। स्यूडो सबस्ट्रेट डोमेन के साथ में ये कैटालिटिक सब यूनिट्स बाइंड होती है। जब तक ये रेगुलेटरी सब यूनिट कैटालिटिक सब यूनिट के साथ में जुड़ी हुई है तब तक तो ये काम नहीं कर सकती। साइक्लिक एएमपी चाहिए। साइक्लिक एएमपी जब आएगा तो इसके आने से ये अपनी जगह पे जाके बाइंड करेगा, कन्फर्मेशन चेंजेस आएंगे। कन्फर्मेशन चेंजेस दोनों में आते हैं। कन्फर्मेशन चेंजेस अकर इन आर सब यूनिट एंड ऑल्सो इन स्यूडो सबस्ट्रेट डोमेन। और स्यूडो सबस्ट्रेट डोमेन में कन्फर्मेशन चेंज आएगा तो वो अभी बाइंड नहीं रह पाएगा और बाइंड नहीं होने से ये छोड़ देगा कैटालिटिक सब यूनिट को। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पहली साइक्लिक एएमपी जब अपनी जगह पे बाइंड होती है, पहली साइक्लिक एएमपी जब अपनी जगह पे बाइंड होती है तो ये दूसरी साइक्लिक एएमपी की बाइंडिंग को बढ़ा देती है, यानी कि एलोस्टेरिक बाइंडिंग होती है साइक्लिक एएमपी की। एलोस्टेरिक बाइंडिंग ऑफ साइक्लिक एएमपी। तो आप ये पॉइंट ना मेंशन कर लीजिए, मैं लिखवा देता हूं आपको, लिखिए। द बाइंडिंग ऑफ साइक्लिक एएमपी, द बाइंडिंग ऑफ साइक्लिक एएमपी is allosteric. The binding of cyclic AMP is allosteric. That means the first cyclic AMP binding, the first cyclic AMP binding increases the binding of further cyclic AMP, the binding of further cyclic AMP. So there is an allosteric binding of cyclic AMP. साइक्लिक एएमपी की एलोस्टेरिक बाइंडिंग होती है। ये इतनी बात अपने को करनी है यहां पे। अब अपन बात करते हैं एक सिग्नलिंग की। सिग्नलिंग और इसी के साथ साथ इसमें ही आ जाएगा ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ये ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म है, ये भी इसके अंदर आ जाएगा। सो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिंपल तरीके से मैंने बनाया है यहां पे। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर यहां पर बाइंड होता है जीपीसीआर। ये मान लीजिए जीपीसीआर है, वो बाउंड है। अब इस जीपीसीआर के साथ में यहां पर अटैच है एक तो जी अल्फा एस सब यूनिट, ये तो हो गई जी अल्फा एस सब यूनिट, और इसके साथ में बाउंड है बीटा गामा कॉम्प्लेक्स, बीटा गामा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये इतना तो रिसेप्टर का हो गया। फर्दर इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक एंजाइम है, वो भी बाउंड है, और वो एंजाइम हमने अभी बात कर ली कि एडिनाइलेट साइक्लेज होता है।
ये एंजाइम है एडिनाइलेट साइक्लेज, राइट। अब इस रिसेप्टर के ऊपर आकर के एक लाइगेंड बाइंड करेगा। ये ग्लूकागोन हो सकता है या हो सकता है ये एपिनेफ्रिन हो, तो ये एक लाइगेंड है। ये आया लाइगेंड। इसके आने से कंफर्मेशन चेंज आते हैं, आप सबको पता है अभी। और यहां से जी अल्फा सब यूनिट डी अटैच हो जाएगी और डी अटैच होने के बाद ये आ गई कहां पे, जी अल्फा एस सब यूनिट, ये आ गई एडिनाइलेट साइक्लेज के पास में। ऐसा होने से एडिनाइलेट साइक्लेज है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इससे एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिव हो गया। ये हो गया एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिव। गॉट इट। तो चलिए ये इतनी बात हो गई हमारी। अब ये जो एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिव हुआ है, इसका काम है सिंपल कि भाई एटीपी से साइक्लिक एएमपी बनाना है। तो एटीपी से ये बनाएगा साइक्लिक एएमपी। बन गई साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी बनने के बाद यहां पर आके बाइंड करेगी। जब यहां पे बाइंड करेगी तो कैटालिटिक सब यूनिट है वो रिलीज हो जाएगी। और कैटालिटिक सब यूनिट जब रिलीज हो जाएगी तो कैटालिटिक सब यूनिट है वो प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करेगी। तो जैसे ही ये साइक्लिक एएमपी बनती है, साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट करती है प्रोटीन काइनेज ए को। प्रोटीन काइनेज ए जो अभी इनएक्टिव है, ये हो जाता है एक्टिव। प्रोटीन काइनेज ए एक्टिव। प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट हुआ। अब ये एक्टिव होकर के 3 एंजाइम को डायरेक्टली फॉस्फोराइलेट करता है और एक एंजाइम को इनडायरेक्टली करवाता है। कैसे, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एडिनाइलेट साइक्लेज से प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट हुआ तो ये प्रोटीन काइनेज ए पहले तो एक्टिवेट करेगा, फॉस्फोराइलेट करेगा एक एंजाइम को। इसका नाम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज, जीपीके। अभी इसकी फुल फॉर्म वगैरह अपन साइड में लिख लेंगे। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज। ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज इसके ऊपर फॉस्फेट जोड़ देगा, ठीक है। जैसे ही ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज के ऊपर फॉस्फेट जुड़ा, ये भी एक काइनेज है, ये भी एक्टिवेट हो गया। इसने एक्टिवेट होकर के ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट किया। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, इसके ऊपर फॉस्फेट जोड़ दिया, ये एक्टिवेट हो गया। जब ये एक्टिवेट हो गया ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्या करेगा, ग्लाइकोजन के ऊपर फॉस्फोराइलेज एक्टिविटी करेगा और जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है इसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में इसको एक्टिवेट कर देगा। अब यहां से ना 2 ऑप्शंस है। क्या है ऑप्शंस? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट अगर ये मसल्स में बना है, मसल सेल में, मसल सेल, तो मसल सेल के अंदर एक एंजाइम है और एंजाइम क्या है, एंजाइम का नाम है म्यूटेज एंजाइम। म्यूटेज एंजाइम क्या करेगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बना तो ये चला जाएगा ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस कहां पर चल रही है ये रिएक्शन?
मसल सेल के अंदर चल रही है। तो मसल सेल के अंदर जब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को म्यूटेज एंजाइम कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मसल सेल के अंदर ही ग्लाइकोलाइसिस में चला जाता है। अब यही रिएक्शन जो है वो लीवर सेल में भी चलती है, इतनी रिएक्शन। और मान लीजिए कोई लीवर सेल या हिपेटिक सेल है, लीवर सेल के अंदर भी सेम एंजाइम प्रेजेंट है म्यूटेज, और ये म्यूटेज एंजाइम ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहां भी बनता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, यहां पर एक एंजाइम होगा फॉस्फेटेज। और फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करेगा, इसकी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकाल के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज के अंदर। ये ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो गया। कहां चल रही है रिएक्शन? लीवर सेल के अंदर। तो लीवर सेल के अंदर जो ग्लूकोज बना वो ग्लूकोज आ जाएगा ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ब्लड स्ट्रीम। और ब्लड स्ट्रीम के अंदर आने के बाद में ये चला जाएगा ब्रेन के पास, मतलब ग्लूकोज को ब्रेन के पास भेज देंगे, ग्लूकोज को किडनी के पास भेज देंगे, और ग्लूकोज को अदर ऑर्गन्स के पास में भेज दिया जाता है, इवन मसल्स के पास में भी भेज दिया जाता है। अब यहां से मुझे एक चीज समझ में आ गई, और ये चीज समझ में आई कि मसल सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज बनेगा वो ग्लूकोज मसल सेल की ही रेस्पिरेशन में काम आ जाएगा, जबकि लीवर सेल के अंदर जो ग्लूकोज बनेगा वो ग्लूकोज वाया ब्लड स्ट्रीम बॉडी के अदर पार्ट्स तक पहुंचा दिया जाएगा। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस हो गया मसल सेल और लीवर सेल की चलने वाली इस सिग्नलिंग के अंदर। आइए बात करते हैं बाकी बचे हुए और पार्ट्स की। प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट होने के बाद में एक और एंजाइम का फॉस्फोरिलेशन करता है जिसका नाम है ग्लाइकोजन सिंथेज। ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम का जब फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, जीएस का जब फॉस्फोराइलेशन हो जाता है तो ग्लाइकोजन सिंथेज तो उल्टा इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव। ग्लाइकोजन सिंथेज इनएक्टिव हो गया, और ग्लाइकोजन सिंथेज इनएक्टिव हो गया तो ग्लाइकोजेनेसिस नहीं हो पाएगी, ग्लाइकोजेनेसिस नहीं हो पाएगी। और ये जो रिएक्शन चल रही है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने वाली, इसे कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोजन का टूटना ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहलाता है। अब तीसरा पार्ट और बचता है। प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट होने के बाद खुद एक और एंजाइम का डायरेक्ट फॉस्फोरिलेशन करता है, और ये एंजाइम का नाम है इनहिबिटर ऑफ फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज। एक ऐसा एंजाइम जिसका काम है फॉस्फेट को हटाने का, प्रोटीन से फॉस्फेट को हटाने का। अगर ये एंजाइम ये फॉस्फेट हटा देगा तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज इनएक्टिवेट हो जाएगा। ये वाली फॉस्फेट हटा देगा तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इनएक्टिवेट हो जाएगा, और ये फॉस्फेट हटा देगा तो ग्लाइकोजन सिंथेज एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस एंजाइम का नाम है इनहिबिटर ऑफ फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज। अभी ध्यान से समझिएगा, इसको एक्टिवेट किया, इसके ऊपर फॉस्फेट ऐड करी, तो फॉस्फेट ऐड होने से ये एक्टिव हो गया, एक्टिव। जब ये एक्टिव होता है तो एक और एंजाइम है जिसका नाम है प्रोटीन फॉस्फेटेज। प्रोटीन फॉस्फेटेज ये पहले एक्टिव रहता है,
और अब प्रोटीन फॉस्फेटेज के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगी तो ये इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव। प्रोटीन फॉस्फेटेज यहां से फॉस्फेट हटाता है, यहां से फॉस्फेट हटाता है और यहां से फॉस्फेट हटाता है, इसको इनहिबिट कर दिया तो फिर ग्लाइकोजन तो टूटेगा लेकिन ग्लाइकोजन बनेगा नहीं। आप वापस से एक बार सिंपल चीज समझ लीजिए, प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट होता है तो ये तो अपना काम करता है कि भाई प्रोटीन काइनेज ए जैसे ही एक्टिवेट हुआ ये डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स का खुद एक्टिवेशन कराएगा, फॉस्फोराइलेशन कराएगा। ये किसका फॉस्फोराइलेशन कराता है? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज को, इसका फॉस्फोराइलेशन करा के इसको एक्टिव बना देता है। ये एक्टिव करता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को। उसके बाद प्रोटीन काइनेज इनएक्टिवेट करता है ग्लाइकोजन सिंथेज को। प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट करता है इनहिबिटर ऑफ फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज को, और ये इनहिबिटर फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज को इनएक्टिवेट कर देता है। अब इनके सबके फुल फॉर्म लिख लेते हैं ताकि अपने को चीजें समझ में आए। जैसे एक है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज, ये है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज। दूसरा है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, दो। उसके बाद में एक हमने लिखा जीएस, ग्लाइकोजन सिंथेज, ये है ग्लाइकोजन सिंथेज। उसके बाद में एक और है, इसका नाम है आईपी, इसका नाम है इनहिबिटर ऑफ फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज, इनहिबिटर ऑफ फॉस्फोप्रोटीन, इनहिबिटर ऑफ फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज। और एक और है पीपी, फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज, फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज। तो भाई सीधी बात है कि ये फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज, ये लास्ट वाला जो लिखा ना अपन ने, फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज, ये फॉस्फोराइलेटेड एंजाइम से फॉस्फेट हटा के उनको एक्टिव या इनएक्टिव बनाता है। मतलब इसका काम तो है फॉस्फेट को हटाने का, बाकी एंजाइम पे डिपेंड करता है कि वो एक्टिव होंगे या वो इनएक्टिव होंगे, तो वो तो अलग बात हो गई उनके बारे में। चलिए अब अपन समझते हैं एक और कंडीशन। ये तो हो गई सिग्नलिंग, जब लाइगेंड प्रेजेंट है, जब साइक्लिक एएमपी बनता है उस समय प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होता है, और प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होकर के ये तो तीन एंजाइम है उनका फॉस्फोराइलेशन करेगा। उनमें से एक एंजाइम फॉस्फोराइलेशन से इनएक्टिव हो जाता है, बाकी दो एक्टिव हो जाते हैं। ये एक्टिव हुए काइनेज दूसरे अपने अपने रेस्पेक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट का फॉस्फोराइलेशन करते हैं। उनमें से एक एक्टिव होता है, एक इनएक्टिव होता है, और ग्लूकोज बन जाता है बहुत सारा। अगर ये रिएक्शन मसल सेल में चल रही है तो मसल सेल के अंदर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या करता है, यही ग्लाइकोलाइसिस में काम आ जाता है। और अगर यही रिएक्शन लीवर सेल में चलती है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फर्दर ग्लूकोज में तोड़ा जाता है, और ग्लूकोज है वो ब्लड स्ट्रीम से दूसरे ऑर्गेनिल्स के पास में चला जाता है, दूसरे ऑर्गन्स के पास में चला जाता है, सॉरी। तो ये हो गया हमारे पास में एक कंडीशन। अभी हम कंडीशन इसकी उल्टी समझते हैं कि जब साइक्लिक एएमपी लेवल डाउन होता है, जब साइक्लिक एएमपी का लेवल डाउन हो जाए तो उस समय कैसे रिएक्शन चलेगी।
फर्स्ट ऑफ ऑल साइक्लिक एएमपी डिक्रीज हो जाती है। साइक्लिक एएमपी डिक्रीज हो गई तो आप मान के चलो कि प्रोटीन काइनेज ए है वो इनएक्टिव है। इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज ए इनएक्टिव है तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज ये इनएक्टिव है। अगर ये इनएक्टिव है तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इनएक्टिव है, और अगर ये इनएक्टिव है तो देयर इज नो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का कोई ब्रेकडाउन नहीं होता। एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट, जब प्रोटीन काइनेज ए इनएक्टिव है तो ग्लाइकोजन सिंथेज एक्टिव है। ग्लाइकोजन सिंथेज अगर एक्टिव है तो ग्लूकोज से बनाया जाएगा ग्लाइकोजन। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, यानी ग्लाइकोजेनेसिस ज्यादा होगी, ग्लाइकोजन सिंथेज एक्टिवेट है तो। और उसके बाद अगर प्रोटीन काइनेज ए इनएक्टिव है, प्रोटीन काइनेज ए, तो इनहिबिटर ऑफ फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज इनएक्टिव है। अगर ये इनएक्टिव है तो फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज एक्टिव है। अगर फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज एक्टिव है तो ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज जो एक्टिव था इसके फॉस्फेट को हटाएगा तो ये बन जाएगा इनएक्टिव। इनएक्टिव ये रहा यहां पे, ठीक है। प्रोटीन फॉस्फेटेज एक्टिवेट होकर के जीएस ग्लाइकोजन सिंथेज इसके ऊपर फॉस्फेट था, और जब फॉस्फेट था तब ये इनएक्टिव था। इसका फॉस्फेट हटाएगा तो जीएस एक्टिव बन जाएगा, और अगर ये एक्टिव बन गया तो ये एक्टिव बनने के बाद में ग्लाइकोजन सिंथेसिस करेगा, ये ऐसे एक्टिव बन जाता है। और इसके साथ साथ प्रोटीन फॉस्फेटेज अगर एक्टिव है तो ये इनहिबिटर ऑफ प्रोटीन फॉस्फेटेज से भी हटा देगा फॉस्फेट, तो ये भी इनएक्टिव बन जाएगा। इनएक्टिव भाई ये हो गई अपने पास में सिग्नलिंग। किसकी सिग्नलिंग हो गई है? जीपीसीआर की, जो साइक्लिक एएमपी को इन्वॉल्व करता है और साथ ही साथ एडिनाइलेट साइक्लेज प्रोटीन काइनेज ए है, वो सारा का सारा एक्टिवेट होता है। चलिए आगे कुछ और जनरल बातें करते हैं इस सिग्नलिंग के बारे में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट भी है। जैसे एक तो मैंने ये बताया ना कि लीवर सेल के अंदर अगर ये सिग्नलिंग चलेगी तो ग्लूकोज है वो ब्लड स्ट्रीम में आता है। लीवर की सेल से ग्लूकोज निकलेगा एक ट्रांसपोर्टर की हेल्प से जिसका नाम है GLUT2, ग्लूट ट्रांसपोर्टर 2, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2, GLUT2। ये याद रखना, लीवर सेल से ग्लूकोज GLUT2 की हेल्प से बाहर निकलता है, ब्लड के अंदर आ जाता है। GLUT2 की हेल्प से ब्लड के अंदर आ जाता है। एक चीज तो ये याद रखनी है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है? दूसरी चीज ये याद रखनी है कि जो प्रोटीन काइनेज ए होता है वो प्रोटीन काइनेज ए सेरिन या थ्रियोनिन के ऊपर फॉस्फोराइलेशन एक्टिविटी करता है। ये तो सिंपल सी बात है, सेरिन थ्रियोनिन काइनेज का ये एग्जांपल है। तो जो प्रोटीन काइनेज ए है ये एक टाइप का सेरिन थ्रियोनिन काइनेज होता है। ये सेरिन के ऊपर या थ्रियोनिन के ऊपर एक्टिविटी करेगा, तो सेरिन थ्रियोनिन काइनेज है ये। एक चीज ये हो गई। उसके अलावा यहां एक एंजाइम था जिसका नाम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज, इस एंजाइम की एक खास बात है
खास बात क्या है, ये एंजाइम एक बहुत बड़ा प्रोटीन है, बहुत बड़ा एंजाइम है। इस एंजाइम में अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा चार चार बार प्रेजेंट होती है। 4 अल्फा, 4 बीटा, 4 गामा, 4 डेल्टा। अब आप सोचो कितना ह्यूज प्रोटीन है ये। इतनी सारी सब यूनिट्स प्रेजेंट होती है एक जीपीके के पास, सब यूनिट्स, इतनी सारी सब यूनिट्स प्रेजेंट है। अब इसमें से आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। क्या बातें ध्यान रखनी है कि इनमें से जो अल्फा और बीटा है, अल्फा एंड बीटा, ये है रेगुलेटरी, ये रेगुलेटरी यूनिट है। इनमें से जो गामा सब यूनिट है, वो गामा सब यूनिट के पास काइनेज एक्टिविटी है, काइनेज एक्टिविटी, यानी कि ये एक टाइप की आप लगा लो कैटालिटिक सब यूनिट है, कैटालिटिक सब यूनिट। और इसके पास में जो डेल्टा सब यूनिट्स है, डेल्टा सब यूनिट्स एक्चुअली काल मॉडुलिन प्रोटीन है, काल मॉडुलिन प्रोटीन, यानी ये डेल्टा यूनिट है वो काल मॉडुलिन प्रोटीन है, खुद काल मॉडुलिन प्रोटीन है। तो अब है ना हमारे पास में ये जो जीपीके है, ये देखो यहां एक्टिवेट हो रहा था, यहां पे ये एक्टिवेट दो तरीके से होता है। कौन कौन से दो तरीके से? अगर इसका फॉस्फोराइलेशन होता है, फॉस्फोराइलेशन बाई प्रोटीन काइनेज ए, तो ये एक्टिव हो जाता है। और यदि इसके ऊपर कैल्शियम बाइंड होती है, कैल्शियम बाइंडिंग ऑन डेल्टा सब यूनिट, तो भी ये एक्टिव हो जाता है। यानी इसको दो तरीके से एक्टिव किया जा सकता है। प्रोटीन काइनेज ए है, प्रोटीन काइनेज ए वो इसको फॉस्फोराइलेट कर करके एक्टिवेट करेगा, और दूसरा ही और फॉस्फोराइलेशन बाय प्रोटीन काइनेज ए ऑन अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा सब यूनिट के ऊपर फॉस्फोराइलेशन होगा तो भी एक्टिव होगा, और अगर डेल्टा सब यूनिट के ऊपर कैल्शियम बाइंडिंग होगी तो भी एक्टिवेट होगा। और दोनों अगर एक साथ होंगे तो ये मोर एक्टिव होगा, यानी कैल्शियम भी प्रेजेंट हो और इसका फॉस्फोराइलेशन भी हो गया हो तो ये बेटर ज्यादा एक्टिवेट होता है। ये हो गया अपने पास में इसकी सिग्नलिंग, सिंपल है देखो एकदम से। अब इस सिग्नलिंग के बाद में हम बात करते हैं इसके जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल की, यानी कि ये जीन लेवल के ऊपर भी कंट्रोल करता है। प्रोटीन काइनेज ए मीडिएटेड जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन, बस सिंपल सी बात है। जीन को एक्सप्रेस कराना है तो पहले यह समझो कि वो एक्सप्रेस हो क्यों नहीं रहा है, क्या दिक्कत है कि जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। जीन के एक्सप्रेस ना होने के पीछे दो रीजन होते हैं। पहला रीजन, या तो जीन के साथ कोई इनहिबिटर जुड़ा हुआ है जो उसे रोक के रख रहा है, तो उस इनहिबिटर को हटाओ, या दूसरा ऑप्शन, इस जीन के साथ कोई एक्टिवेटर नहीं जुड़ा हुआ है तो एक्टिवेटर जोड़ो। बस दो ऑप्शन है हमारे पास में। तो चलिए समझते हैं अपन कि किस तरीके से यहां जीन का एक्सप्रेशन किया जाएगा। अब ना एक सेटअप तैयार करते हैं। पहले सेटअप ये है कि ये रही हमारे पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके बाद ये हमारे पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। उसके बाद में अपन एक जीन की बात करते हैं। अपने पास में ये एक जीन है और इस जीन का एक्सप्रेशन हो नहीं रहा है। रीजन ये है कि भाई अभी तक कोई एक्टिवेटर नहीं आया।
अब सेटअप समझते हैं कि सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जीपीसीआर है, ये जीपीसीआर, जीपीसीआर के ऊपर एक लाइगेंड आके बाइंड करेगा तो जीपीसीआर एक्टिवेट हो जाएगा। यही मेम्ब्रेन के ऊपर एक दूसरा प्रोटीन है, एडिनाइलेट साइक्लेज, एडिनाइलेट साइक्लेज। जब लाइगेंड आके बाइंड होगा तो जीपीसीआर एडिनाइलेट साइक्लेज को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। ये हो गया एक्टिवेट। एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट हो गया तो ये एटीपी से साइक्लिक एएमपी बनाएगा, एटीपी से साइक्लिक एएमपी बना देगा। अब ये एटीपी से साइक्लिक एएमपी बन गई है, साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट करेगी प्रोटीन काइनेज ए को। ठीक है, तो ये हमारे पास में प्रोटीन काइनेज ए है और ये एक्टिवेट हो जाएगा, प्रोटीन काइनेज ए। प्रोटीन काइनेज ए की जो सी सब यूनिट है, कैटालिटिक सब यूनिट, वो एक्टिवेट होगी। हमको तो सी सब यूनिट से मतलब है, 2 सी सब यूनिट एक्टिवेट हो जाती है। फिर उसके बाद में ये जो सी सब यूनिट एक्टिवेट हुई है ये चली जाएगी कहां पे, ये जाएगी न्यूक्लियस के अंदर, जाना चाहिए ना इसको न्यूक्लियस में। ये सी सब यूनिट चली गई न्यूक्लियस के अंदर, एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज की कैटालिटिक सब यूनिट, सी सब यूनिट, ये न्यूक्लियस के अंदर चली गई। इतनी बात आपको समझ में आती है, ये काइनेज यूनिट है। नाउ हमारा जो जीन है, इस जीन के ऊपर एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, इसे कहते हैं साइक्लिक एएमपी रेस्पॉन्स एलिमेंट, साइक्लिक एएमपी रेस्पॉन्स एलिमेंट। इसका नाम क्या है, CRE का, इसका नाम है साइक्लिक एएमपी रेस्पॉन्स एलिमेंट, साइक्लिक एएमपी रेस्पॉन्स एलिमेंट। ये जो साइक्लिक एएमपी रेस्पॉन्स एलिमेंट है ये एक सिस एक्टिंग डीएनए का ही पार्ट है, सिस एक्टिंग डीएनए का पार्ट है। सिस एक्टिंग और ट्रांस एक्टिंग होपफुली आपको पता होंगे। सिस एक्टिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं जो कि बेसिकली बाइंड करते हैं, मतलब वो डीएनए के पार्ट होते हैं, वो अपने लिए काम करते हैं, और जो फैक्टर्स होते हैं वो ट्रांस एक्टिंग होते हैं, वो दूसरों के लिए भी काम करते हैं। खैर ये मैं बाद में बता दूंगा, एक बार यहां पे समझो। जो जीन है उस जीन के पास एक सीक्वेंस है, उसका नाम है साइक्लिक एएमपी रेस्पॉन्स एलिमेंट। अब साइक्लिक एएमपी रेस्पॉन्स एलिमेंट के साथ एक प्रोटीन आके बाइंड करना चाहिए। जो प्रोटीन साइक्लिक एएमपी रेस्पॉन्स एलिमेंट के साथ बाइंड करेगा उसका नाम होगा साइक्लिक एएमपी रेस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, CREB। तो CREB क्या है, साइक्लिक एएमपी रेस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, बाइंडिंग प्रोटीन। इसको साथ में हम इसका बाइंडिंग कराना है। ये साइक्लिक एएमपी रेस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन एक एक्टिवेटर है, एक्टिवेटर, एक्टिवेटर। लेकिन है ना, ये ऐसे एक्टिवेटर सीधा सीधा काम नहीं करेगा, इसके साथ एक को एक्टिवेटर भी चाहिए। देखते हैं क्या होता है यहां पे। तो हमारे पास हुआ ये कि लाइगेंड के आकर बाइंड करने से जीपीसीआर एक्टिवेट हुआ, उसने एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट किया, एडिनाइलेट साइक्लेज ने साइक्लिक एएमपी बनाया, साइक्लिक एएमपी ने प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट किया, उसकी कैटालिटिक सब यूनिट न्यूक्लियस में आ गई। अब हमारे पास में एक प्रोटीन है साइक्लिक एएमपी रेस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट कराना है तो साइक्लिक एएमपी रेस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, इसका हो गया फॉस्फोराइलेशन। क्लियर, ये फॉस्फोराइलेटेड।
अब ये फॉस्फोराइलेट होकर के बाइंड होगा जाके अपने टारगेट के साथ, ये आके बाइंड हो गया, इसके ऊपर फॉस्फेट जुड़ी हुई है, ठीक है, ये ऐसे आके बाइंड हो गया। इसके दो मॉलिक्यूल एक्चुअली आके बाइंड होते हैं, दो बाइंड होंगे आकर के, एक तो ये रहा, ये फॉस्फेट है इसके ऊपर, और एक ये रहा, ये फॉस्फेट है, राइट। इतना समझ में आया। अब ना एक को एक्टिवेटर की जरूरत होती है, को एक्टिवेटर, एक दूसरा एक्टिवेटर है जिसे को एक्टिवेटर कहेंगे। इस को एक्टिवेटर का नाम है CBP P300, ठीक है, ये इसका नाम है CBP P300, ये नाम है, बस आप तो ये नाम याद रखो, ये कहां से आया क्यों आया छोड़ो इसको, तो इतना हुआ हमारे पास में। अब आगे बात करते हैं। एक्टिवेटर अपनी जगह जाके बाइंड हो गया, और अब ये जो को एक्टिवेटर है, ये को एक्टिवेटर भी आएगा और आकर के फॉस्फोराइलेटेड CREB के साथ बाइंड होगा, इसका नाम है CBP P300, ये हो गया इसके साथ आके बाइंड। अब इसकी आपको खास बात बताऊं क्या है, ये जो को एक्टिवेटर होता है, ये एक तरफ CREB के साथ बाइंड होता है, और यही को एक्टिवेटर दूसरी तरफ RNA पॉलीमरेज 2 के साथ भी बाइंड होता है। RNA पॉलीमरेज 2, RNA पॉलीमरेज 2 के साथ में ये बाइंड होगा, तो RNA पॉलीमरेज 2 अब इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन करा देगा, ये बन गया mRNA। mRNA बन गया तो अब आकर के कोई प्रोटीन, एंड प्रोटीन बनेगा तो रेस्पॉन्स, प्रोटीन बना, और ये कोई ना कोई अपना रेस्पॉन्स लाएगा, रेस्पॉन्स। अब देखो, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है साइटोप्लाज्म, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और आगे जीन वगैरह DNA वगैरह है। समझ में आया क्या हुआ? एक GPCR से लाइगेंड आके बाइंड करता है, लाइगेंड के बाइंड करने से G-alpha-S सब यूनिट एक्टिवेट होती है, एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करती है, एडिनाइलेट साइक्लेज साइक्लिक AMP बनाता है, साइक्लिक AMP प्रोटीन काइनेज A की रेगुलेटरी सब यूनिट से जाके बाइंड करती है, रेगुलेटरी सब यूनिट से जाके बाइंड करेगी तो कैटालिटिक सब यूनिट अलग हो जाएगी, कैटालिटिक सब यूनिट न्यूक्लियस के अंदर आती है, न्यूक्लियस के अंदर वो साइक्लिक AMP रेस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करती है, उसको फॉस्फोराइलेट करेगी तो साइक्लिक AMP रेस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, साइक्लिक AMP रेस्पॉन्स एलिमेंट जो जीन का पार्ट है उससे जाके बाइंड करता है, साइक्लिक AMP रेस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन एक एक्टिवेटर है, इसको को एक्टिवेटर चाहिए जिसका नाम है CBP P300। CBP P300 डुअल रोल करता है, ये एक तरफ RNA पॉलीमरेज के साथ बाइंड करता है और दूसरी तरफ ये साइक्लिक AMP रेस्पॉन्स बाइंडिंग प्रोटीन से भी बाइंड करता है, मतलब ये मीडिएटर है, दोनों को बाइंड करवाता है। ये हो गया हमारे पास में इसका पूरा का पूरा कहानी कि कैसे ये प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट करता है जीन को, मतलब जीन एक्सप्रेशन भी कराता है। अब बात करते हैं रेगुलेशन की। रेगुलेशन में चार तरीके अपन डिस्कस करते हैं, सीधे सीधे सिंपल सिंपल चार तरीके हैं, उनमें से एक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पहला तरीका, फर्स्ट तरीका यह है कि भाई GTPase एक्टिविटी से G-alpha-S सब यूनिट जो GTP बाउंड है उसकी इंट्रिंसिक GTPase एक्टिविटी, इंट्रिंसिक GTPase एक्टिविटी से G-alpha-S सब यूनिट
जीडीपी में कन्वर्ट हो जाए, और ये अब इनएक्टिव है, और ये इनएक्टिव है, तो एडिनाइलेट साइक्लेज है वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट नहीं होगा, साइक्लिक एएमपी नहीं बनेगी, और साइक्लिक एएमपी नहीं बनेगी, फर्दर कुछ सिग्नलिंग नहीं होगी। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका, सेकेंड तरीका ये है कि भाई कोई फोस्फोडाइएस्ट्रेज एक्टिवेट हो, फोस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम। ये फोस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम क्या करेगा, ये साइक्लिक एएमपी को कन्वर्ट करेगा एएमपी में, तो मतलब वही साइक्लिक एएमपी कम हो गई। तीसरा एक तरीका और है, वो तरीका हमने रोडोप्सिन में भी पढ़ा था, वैसा सा ही तरीका मान के चलिए। क्या तरीका है देखिए, जैसे ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये जीपीसीआर है, जीपीसीआर, ठीक है। इस जीपीसीआर के ऊपर बहुत ज्यादा लाइगेंड आके कंटिन्यू बाइंड हो रहे हैं, मोर एंड कंटिन्यू लाइगेंड बाइंडिंग, ठीक है, ज्यादा हो रहे हैं। ज्यादा होने से एक बार अल्टीमेटली प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट होगा इससे वाया एडिनाइलेट साइक्लेज। प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट होकर के इसका खुद का ही फोस्फोराइलेशन करा देगा, इसका खुद का फोस्फोराइलेशन। जब इसका खुद का फोस्फोराइलेशन हो जाता है, तो हमने रोडोप्सिन के अंदर भी पढ़ा था कि ज्यादा फोस्फोराइलेशन की वजह से अरेस्टिन नाम का एक प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन आकर के इसको अरेस्ट कर लेता है, यहां पर आकर के बाइंड हो जाएगा अरेस्टिन प्रोटीन, अरेस्टिन, और अरेस्टिन हो गया तो जीपीसीआर इनएक्टिव, इनएक्टिव हो गया। और ये एक टाइप का फीडबैक इनहिबिशन हो गया, फीडबैक इनहिबिशन, दैट्स इट। इतना हो गया हमारे पास में। तीन तरीके के मैंने आपको रेगुलेशन बताए। पहला रेगुलेशन, जब जी अल्फा सब यूनिट की जो इंट्रिंसिक जीटीपीएज एक्टिविटी है वो जीटीपी हाइड्रोलिसिस करा दे तो जी अल्फा इनएक्टिवेट हो जाएगी। दूसरी सब यूनिट, दूसरा तरीका ये है फोस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम है वो काम करे। तीसरा तरीका है फीडबैक इनहिबिशन का, और ये फीडबैक इनहिबिशन में भी क्या सीन है कि भाई ज्यादा फोस्फोराइलेशन से अरेस्टिन प्रोटीन अरेस्ट कर लेगा। अब एक चौथी और इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है, वो समझते हैं। ये हार्ट मसल्स के अंदर चलती है, और भी जगह होती है। हार्ट मसल सेल्स, सपोज करिए कि ये एक सेल है, ये सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर यहां पर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। अब क्या होता है कि कंडीशन ऐसी है कि सेल के अंदर ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट, इस पार्ट में सिग्नलिंग की जरूरत है, इतने से पार्ट में तो सिग्नलिंग की जरूरत है, ठीक है। और बाकी का जो पार्ट है, रेस्ट पार्ट, उसमें सिग्नलिंग की जरूरत नहीं है। यहां पर सिग्नलिंग रिक्वायर्ड, और बाकी जगह नो सिग्नलिंग रिक्वायर्ड। यहां पर कोई सिग्नलिंग नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तो एकदम लोकलाइज सिग्नलिंग चाहिए।
थोड़ी सी एक ही सेल में इधर की साइड में सिग्नलिंग चाहिए, इधर की साइड में सिग्नलिंग नहीं चाहिए, ऐसी सिचुएशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का प्रोटीन है, वो काम करता है। इस प्रोटीन का नाम है सिंपल सा हमारे पास में ए काइनेज एसोसिएटेड प्रोटीन। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, आप ध्यान से समझिएगा। आप ये वाली चीज आप समझ लेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी। अभी मैं इतने से पोर्शन की बात करता हूं, इतने से पोर्शन की, इस पोर्शन को एनलार्ज करके अपन देखते हैं। देखिए क्या होता है। ये है हमारे पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, और इधर की साइड साइटोसोल है, राइट, साइटोसोल, और इधर न्यूक्लियस है नीचे। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रोटीन है, और वो प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर इस तरीके से फंसा हुआ है। इस प्रोटीन का नाम है AKAP। इस प्रोटीन का नाम क्या है? ए काइनेज एसोसिएटेड प्रोटीन। कहां प्रेजेंट है? ए काइनेज एसोसिएटेड प्रोटीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, टुवार्ड्स साइटोसोल, साइटोसोल की तरफ। इस प्रोटीन की खास बात क्या है? ये प्रोटीन काइनेज ए के साथ बाइंड करता है। ये बाइंड करता है प्रोटीन काइनेज ए के साथ। ये आर सब यूनिट, ये दूसरी आर सब यूनिट प्रोटीन काइनेज की, ये सी सब यूनिट, और ये सी सब यूनिट। इतना हो गया प्रोटीन काइनेज ए, प्रोटीन काइनेज ए। और यहां पर इसी AKAP के साथ में फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम एक्टिवेट है, मतलब बाइंड है। ये प्रोटीन दो प्रोटीन को एक साथ बाइंड करके रखता है। एक प्रोटीन है प्रोटीन काइनेज ए, और दूसरा प्रोटीन है फॉस्फोडाइएस्ट्रेज। अब यहां पर अभी एक कोई सिग्नलिंग हुई, ऊपर मान लेते हैं अपन की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये GPCR है अपना, इस पे लाइगेंड आके बाइंड किया, तो GPCR एक्टिवेट हुआ, और इसने एक्टिवेट किया एडिनाइलेट साइक्लेज को। एडिनाइलेट साइक्लेज ने ATP को कन्वर्ट कर दिया साइक्लिक AMP में। ये ऐसे साइक्लिक AMP आपको पता ही ये क्या करेगी? ये रेगुलेटरी सब यूनिट पे जाके बाइंड करेगी। रेगुलेटरी सब यूनिट के ऊपर जाके बाइंड करेगी, तो यहां से जो काइनेज करने वाली सी सब यूनिट है वो सेपरेट होगी। ये है हमारा AKAP, ठीक है। अब इस AKAP के साथ में ये R सब यूनिट तो लगी पड़ी है यहीं पर, और इस R सब यूनिट के ऊपर ये साइक्लिक AMP भी जुड़े हुए हैं। ये साइक्लिक AMP जुड़े हुए हैं R सब यूनिट के साथ। ये तो हो गया साइक्लिक AMP, और इसके ऊपर एक एंजाइम है फॉस्फोडाइएस्ट्रेज, ये भी जुड़ा हुआ है। और अब क्या हुआ कि जो C सब यूनिट है यानी कैटालिटिक सब यूनिट है, वो सेपरेट हो गई। कैटालिटिक सब यूनिट, ये कैटालिटिक सब यूनिट एक तो न्यूक्लियस में चली जाएगी, न्यूक्लियस में, और ये जाके जीन एक्सप्रेशन कराएगी वाया साइक्लिक AMP रेस्पॉन्स बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। और यही सी सब यूनिट क्या करती है? फॉस्फोडाइएस्ट्रेज के ऊपर फॉस्फेट भी जोड़ देती है। अब जब फॉस्फोडाइएस्ट्रेज के ऊपर फॉस्फेट जुड़ेगी, तो ये फॉस्फोडाइएस्ट्रेज क्या करेगा बदले में? ये साइक्लिक AMP को तोड़ेगा, साइक्लिक AMP को तोड़ेगा, और साइक्लिक AMP को तोड़ेगा तो ये AMP बन जाएगा। AMP बनेगा
तो लेस सिग्नलिंग होगी, लेस सिग्नलिंग, और इसके साथ ही ये वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाएगा। ये AKAP है और ये रेगुलेटरी सब यूनिट है, और इसके साथ अगर बची होगी बाहर तो कैटालिटिक सब यूनिट जुड़ जाएगी और प्रोटीन फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम भी प्रेजेंट हो जाएगा। ये एक टाइप का फीडबैक इनहिबिशन भी है और ये एक टाइप का लोकल सिग्नलिंग भी है। आप खुद देखें कि इतनी सी दूर में सिग्नलिंग हो रही है, खाली इतनी सी दूर में, और बाकी जगह पर सिग्नलिंग नहीं हो रही है। तो ये एंकरिंग प्रोटीन होता है। AKAP एक टाइप का एंकरिंग प्रोटीन है और ये एंकरिंग प्रोटीन न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है और ये लोकल सिग्नलिंग करवाता है। ये थोड़ी दूर में सिग्नलिंग कराएगा, बाकी जगह पे इसकी सिग्नलिंग नहीं होगी। और ये हमने जो एग्जाम्पल लिया वो किसका लिया है? हार्ट मसल सेल का एग्जाम्पल लिया है। AKAP और भी जगह होते हैं, पर हार्ट मसल की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर ये प्रोटीन काइनेज A और फॉस्फोडाइएस्ट्रेज दोनों के साथ बाइंड करते हैं। तो आप ये सिग्नलिंग वापस पढ़िएगा आराम से, बहुत इंटरेस्टिंग टाइप की सिग्नलिंग है। बहुत जल्द हम नेक्स्ट सिग्नलिंग के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना, और थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए।